जेठानी का घर के खाने से अच्छा देवरानी का बाहर का खाना। शाम के समय जू में सुनैना और आरती मतलब दोनों जेठानी और देवरानी हाथ में सब्जियों से भरा थैला लिए हिरन के बाड़ी के सामने खड़ी बड़ी ध्यान से उन्हें देख रही थी। तभी सिर में घास का बोझा लिए जू कीपर आनंद उनके पास पहुंचकर, अरे आप दोनों जू से बाहर निकलिए, जू बंद करने का समय हो गया है और सभी जानवरों के खाना खाने का भी। जू कीपर की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जू से बाहर निकलने लगती हैं और बाहर निकलते हुए, इन जानवरों का कितना अच्छा है ना, न सब्जी काटने की टेंशन, न छीलने की टेंशन, न पकाने की टेंशन, बस जो मिले जैसा मिले खा लो और आराम से जियो। हाँ, इनका तो अच्छा है देवरानी जी, लेकिन मुझे तो खाना पकाना ही पड़ता है। वो तो है जेठानी जी, लेकिन उससे पहले छीलना और काटना भी पड़ता है। न जाने सबसे पहले खाना बनाने के बारे में किसने सोचा होगा। ये नहीं कि चुपचाप गुफा में पड़े रहते, जो मिलता खा लेते, लेकिन नहीं, खाना बनाना जरूरी था। वो तो चल बसा और हम औरतों को फंसा गया। तेज कदम बढ़ाकर, चलो देवरानी जी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, हमें जल्दी से घर पहुंचना है, नहीं तो खाना बनाने में देरी हो जाएगी और फिर घर वालों की बातें सुननी पड़ेंगी। उन दोनों के घर पहुंचने से पहले ही सूरज ढल जाता है और अंधेरा गहराते ही पूरे मोहल्ले के घरों की लाइट्स जल जाती है। वो दोनों घर पहुंचकर देखते हैं कि सुनहरी रोशनी में घर के छोटे से गार्डन में लगे तुलसी के पौधे के पास उनकी सास चंद्रकला जी पूजा कर रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दोनों बहुओं को देखकर, तुम दोनों घर से सब्जी खरीदने गई थी या उगाने? सब्जी खरीदने में इतना समय लगता है क्या? मम्मी जी, हम दोनों देवरानी जेठानी गई तो सब्जी लेने ही थी, लेकिन रास्ते में हमें जू दिखा तो हम दोनों ने सोचा कि थोड़ा जू घूम लेते हैं। चलो ठीक है, अब जल्दी से खाना बनाओ और हाँ, अच्छा बनाना, हमेशा की तरह गड़बड़ मत कर देना। दोनों देवरानी जेठानी हॉल से होती हुई किचन के अंदर जाती हैं। सुनैना कुकर में चावल पकने को रखकर आलू छीलने लगते हैं। आलू छिल जाने के बाद आलू काटते हुए पास ही खड़ी फोन में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के कपड़े देख रही आरती से, देवरानी जी देखो ना, चावल जल ना जाए। जेठानी जी, आपको पता तो है ना कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो मैं कैसे? आप ही देखो। देवरानी जी, फिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? जाओ डाइनिंग हॉल में सबके साथ बैठ के खाना बनने का इंतजार करो। अपनी जेठानी के कहने पर आरती किचन से जाकर डाइनिंग हॉल में बैठे अपने पति राज, जेठ दीपक, ससुर सतीश, सास चंद्रकला और नंद काव्या के पास जाकर बैठ जाती है और किचन में उसकी जेठानी आरती गैस चूल्हे से कुकर उतारकर चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में आलू टमाटर की सब्जी पकाने को रखकर जल्दी जल्दी आटा गूंथकर चूल्हे पर तवा रखकर रोटी सेकने लगती है। आरती ने तवे पर रोटी रखी ही थी कि तभी उसका ध्यान कढ़ाई में पक रही सब्जी की तरफ जाता है। अरे, मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई। आरती जब तक सब्जी में नमक डालती है तब तक रोटी जल जाती है। ये लो, मैंने सब्जी को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस क्या दी, रोटी तो जल भुन गई। आरती तवा से रोटी उतारकर जल्दी से दूसरी रोटी बेलती है और तवे पर रखती है कि तभी उसे याद आता है, मैं सब्जी में गरम मसाला डालना तो भूल ही गई। रोटी आरती तवे पर छोड़कर सब्जी में गरम मसाला डालने लगती है, तब तक दूसरी रोटी भी जल जाती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ भला? इसी तरह आरती कभी रोटी पर ध्यान देती तो कभी सब्जी पर, और अंत में बिना दाल के चावल और जली हुई रोटी के साथ सब्जी डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को आरती सर्व करती है। चावल की महक से ही चंद्रकला जी को पता चल जाता है कि चावल कच्चे हैं। बड़ी बहू, चावल तो कच्चा है। जली रोटी देखकर सतीश जी, अरे सुनैना बहू, ये रोटी तो जली हुई है। कच्ची रोटी हाथ में लेकर दीपक, पापा रोटी जली हुई नहीं बल्कि कच्ची है। जली और कच्ची रोटियों में से सही से पकी रोटी छांटकर काव्या सब्जी रोटी का एक बाइट लेती है और, सुनैना भाभी, आपने कैसी सब्जी बनाई? इसमें तो सारा नमक भरा पड़ा है। आज घर आने में देरी हो गई थी ना, इसीलिए जल्दी जल्दी में खाना बनाने में गड़बड़ हो गई। अभी आप खा लो, अगली बार अच्छा बनाऊंगी। ये खाना हम सब कैसे खाएं बड़ी बहू, तुम ही बताओ। लगता है हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। आप टेंशन ना लो मम्मी जी, आपकी छोटी बहू है ना, मेरे होते हुए किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो कैसे आरती भाभी? तभी आरती फोन हाथ में लेकर, मैं अभी बाहर से ऑनलाइन मटर पनीर शाही पुलाव, तंदूरी रोटी और रायता ऑर्डर कर देती हूँ। अब कुछ ही देर में डिलीवरी पार्टनर आरती का ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर घर के बाहर पहुंचकर डोरबेल बजाता है। आरती पार्सल रिसीव करके डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को मटर पनीर, शाही पुलाव, तंदूरी रोटी और रायता सर्व करती है। खाना खाने के बाद सभी लोग, आरती तुमने तो आज बचा लिया, नहीं तो भाभी ने तो हम सबको भूखा रखने का पूरा इंतजाम कर दिया था।
हाँ छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी के हाथ के बने घर के खाने से अच्छा तो तुम्हारा बाहर का खाना है। सुनैना बहू, ध्यान रखना कि अगली बार खाने में कोई गड़बड़ ना हो। ध्यान रखूंगी पापा जी। सभी लोग आरती के बाहर के खाने की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं दिखा कि मैं अकेले किचन में खाना बना रही थी। बेमन से खाना खाकर सुनैना अपने पति दीपक के साथ अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन शाम को जब आरती और सुनैना सब्जी लेने गई हुई थी, तभी उनकी सास चंद्रकला जी घर के सामने खड़ी होकर अपनी पड़ोसन आशा से गप्पे लड़ा रही थी। आशा, तेरी बहू ने आज दोपहर में खाने में क्या बनाया था? मेरी बहू ने दोपहर के खाने में पुलाव, छोले भटूरे, दाल मखनी और रोटी बनाई थी। पुलाव बहुत टेस्टी बने थे। अच्छा हाँ, और तेरी दोनों बहुओं ने खाने में आज क्या बनाया था चंद्रकला? मैं तुझे क्या बताऊं आशा, बड़ी बहू के हाथ का खाना खाकर भी हम सब भूखे रह जाते हैं और छोटी बहू खाना ना बनाकर भी घर वालों को भूखा नहीं रहने देती। ये तो क्या कह रही है चंद्रकला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है ना कि जब भी मेरी बड़ी बहू सुनैना खाना बनाती है कुछ ना कुछ। चंद्रकला जी अपनी बात पूरी कर पाती तभी उनके पास भिखारी ललित पहुंच जाता है और हाथ फैलाकर, अरे माँ जी, कुछ खाने हो तो दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुनैना बहू, दोपहर की रोटियां और सब्जी बची हैं तो लाकर दे दे, बेचारा बहुत भूखा है, उसका पेट भर जाएगा। कुछ ही देर में सुनैना थाली में सब्जी और 4 रोटियां लेकर घर से बाहर निकलती है और थाली भिखारी ललित को देकर, भैया पेट भरकर खाना, शर्माना नहीं, कम पड़ेगा तो मैं और ला दूंगी। थाली में रखी हुई जली रोटियों को देखकर ललित, अरे दीदी, रोटियां तो जली हुई हैं, मैं जली हुई रोटियां नहीं खाऊंगा। अरे मैं मानता हूँ कि मैं भिखारी हूँ, भूखा हूँ, लेकिन इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं जली रोटियां खाकर अपनी तबीयत खराब कर लूं। थाली वापस सुनैना को पकड़ाकर ललित वहां से चला जाता है। ललित के जाने के बाद आशा की हंसी निकल जाती है। चंद्रकला, क्या तेरी बहू ऐसा खाना बनाती कि भिखारी तक नहीं खाते? और तू और तेरा परिवार कैसे खाता होगा इसके हाथ का खाना? करवाली बेइज्जती, तुझे शर्म आ रही है कि नहीं? बहू, तेरे हाथ का खाना भिखारी भी नहीं खा रहे हैं। अब तू खुद सोच ले, हम कैसे मजबूरी में खाते होंगे। अब तो ढंग का खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, अच्छा खाना बनाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा बड़ी बहू कि तुम कितना अच्छा खाना बना लोगी। अपनी सास की डांट सुनकर सुनैना किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगती है और इधर एक एक करके डाइनिंग हॉल में सभी घर वाले इकट्ठा होने लगते हैं। तभी उन सभी को जली हुई सब्जी की महक आने लगती है। अपने फोन में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ओपन किए बैठी आरती से काव्या, आरती भाभी, आप तो अभी से ही अपना बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। मुझे तो नहीं लगता कि हम सब सुनैना भाभी के हाथ का बना खाना पेट भरकर खा भी पाएंगे। हाँ आरती बहू, काव्या सही कह रही है। सुनैना बहू ने इस बार भी खाना जला ही दिया है। आप सब फिक्र मत करिए, मैंने तो आपके बोलने से पहले ही दम बिरयानी, मलाई कोफ्ता, पूरी, जीरा राइस और दाल फ्राई ऑर्डर कर दिया है, बस थोड़ी देर में आता ही होगा। देवरानी का बाहर का खाना आने से पहले ही डाइनिंग हॉल में जेठानी घिया की सब्जी, दाल, जली हुई रोटी और चावल लेकर पहुंच जाती है और सभी लोगों को सर्व करती है। आज ना मैंने अच्छे से खाना बनाया है और कच्चा भी नहीं है। जली हुई रोटी उठाकर सतीश जी, अरे सुनैना बहू, खाना कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जला हुआ है। कहाँ जला है ससुर जी? जली हुई रोटी पलट कर सतीश जी, अरे सुनैना बहू, ये देखो, ये अगर रोटी थोड़ी और चूल्हे में रखी रहती ना तो कोयला बन जाती। वैसे ये रोटी कोयले से कम नहीं है, कोयले से भी काली रोटी है। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें समझाया था ना। सुनैना चुपचाप खड़ी उन सबकी बातें सुन ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है। आरती, जाकर देखो तो, लगता है तुम्हारा बाहर का खाना आ गया। आरती दरवाजे तक जाकर डिलीवरी बॉय से ऑर्डर किया हुआ खाना लाकर डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व करती है। आरती का बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना खाकर, छोटी बहू, तुम्हारा बाहर से खाना ऑर्डर करने का आइडिया बहुत अच्छा है। हर बार तुम हमें भूखे रहने से बचा लेती हो। और तुम्हारी जो जेठानी है, इसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि खाना कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। इसे खाना बनाना आता ही नहीं है। सही बात है दीपक बेटा, जेठानी के घर के खाने से अच्छा देवरानी का बाहर का खाना है। सुनैना को अपने पति और ससुर की बात चुभ जाती है और वो बोल पड़ती है, मैं तो जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करती भी हूँ, लेकिन देवरानी जी तो कुछ भी नहीं करती, किचन में मेरा हाथ भी नहीं बटाती हैं। वो तो बस हर बार बाहर का खाना ऑर्डर करती और आप सब उनकी तारीफ करते रहते हो। सुनैना बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है और एक एक करके डाइनिंग हॉल में खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सुनैना का पति दीपक एक थाली में मलाई कोफ्ता और पूड़ियां रखकर अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटी सुनैना को देते हुए, सुनैना, अब तो तुम बुरा मान गई। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम अगली बार से अच्छा खाना बनाओ।
बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है कि आपने कैसे कहा था। अरे देखो, गुस्सा मत करो और खाना खा लो। तुम्हारी देवरानी का बाहर का खाना सच में टेस्टी है। अब दीपक खुद अपने हाथों से सुनैना को खाना खिलाने लगता है। अरे अब तुम ही बताओ, तुम्हारी देवरानी का बाहर का खाना अच्छा है या नहीं? होटल का खाना तो टेस्टी होगा ही। खाना खाकर सुनैना सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। चाह कर भी सुनैना अच्छा खाना नहीं बना पाती। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी मिर्च, कभी रोटी कच्ची रह जाती तो कभी जल ही जाती। और फिर उसकी जेठानी बाहर से खाना मंगवाकर सभी लोगों को भूखा रहने से बचा लेती। दीपक और राज की सैलरी का दिन भी आ जाता है। सैलरी मिलते ही शाम को घर आकर चंद्रकला जी के दोनों बेटे उनके कमरे में जाकर अपनी आधी सैलरी देते हुए, मम्मी ये लो, हर बार की तरह हमारी आधी सैलरी। रुपए लेते हुए चंद्रकला जी के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता के भाव देखकर राज, क्या हुआ मम्मी, आप टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं, बस घर गृहस्थी की चिंता तो लगी रहती है। वो परसों तुम्हारी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ कि क्या होगा, लड़के वाले क्या कहेंगे। परेशान मत होइए मम्मी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपनी आधी सैलरी चंद्रकला जी को देकर उनके दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शाम को हॉल में सोफे में बैठी दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने फोन में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। तभी उनके पास सतीश जी सब्जियों से भरा थैला लेकर पहुंचकर, बहुओं कल तुम्हारी नंद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम दोनों मिलकर अच्छा खाना बनाना, खाने में कुछ कमी न रह जाए, इस बात का ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए ससुर जी, मैं सब संभाल लूंगी। झोले के अंदर पनीर, मशरूम, छोले, पालक और लौकी देखकर सतीश जी, सुनैना बहू, सब सब्जियां जला मत देना, नहीं तो रिश्ता जुड़े या ना जुड़े हमारी बेइज्जती जरूर हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए ससुर जी, आपकी छोटी बहू के होते हुए इस घर की बेइज्जती नहीं हो सकती। अब अगले दिन सुबह से ही दोनों देवरानी जेठानी किचन में खाना बनाने लगती हैं। खाना तो सिर्फ जेठानी ही बना रही थी, देवरानी हमेशा की तरह खड़ी खड़ी उसे देख रही थी। जेठानी जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं अभी बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, लड़की वाले खाना खाते ही रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। पनीर के स्लाइस काटते हुए सुनैना, नहीं देवरानी जी, ऐसा करना गलत होगा, मैं खाना बना लूंगी, आप बाहर से ऑर्डर मत करो। खाना बनने से पहले ही हेमा जी और जितेंद्र जी अपने बेटे अतुल के साथ घर पहुंच चुके थे। उन लोगों को हॉल में बिठाकर दीपक, राज, सतीश जी और चंद्रकला जी उनके साथ बातें कर रहे थे। अरे आप सबसे बातें तो बहुत हो गई सतीश जी, अब लड़की को भी बुला दीजिए, उससे भी बातें कर लेते हैं। काव्या बेटा, चाय लेकर आना तो। सुनैना अपनी दोनों भाभियों के साथ किचन से ट्रे में रखकर चाय और समोसे लेकर हॉल में आकर सबको सर्व करती है। चाय पीते ही जितेंद्र जी और हेमा जी, अरे चाय में तो शक्कर ही नहीं है और पक्की भी कम है। समोसा खाकर अतुल, लगता है समोसे में काव्या जी नमक डालना ही भूल गई हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस घर के लोग ऐसा ही खाना खाते होंगे। नहीं बहन जी, हमारे घर में सब टेस्टी खाना ही खाते हैं। तो फिर बिना शक्कर की चाय और बिना नमक के समोसे बना करके लाइए आपकी लड़की। जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उस लड़की से हम रिश्ता कैसे जोड़ें? आप सब गलत समझ रहे हैं, ये चाय ननद जी ने नहीं बल्कि मैंने बनाई है। ननद जी ने तो आप सबके लिए खाना बनाया है, आप सब उनके हाथ का खाना खाकर देखिए। मुझे लगता है कि खाना खाने के बाद आप मेरी ननद को अभी ब्याह के अपने साथ ले जाएंगे। काव्या सुनैना के साथ किचन जाकर कढ़ाई पनीर, पालक पूरी, जीरा राइस और रोटी लाकर सब लोगों को सर्व करती है। खाना खाकर हेमा जी और जितेंद्र जी, ये क्या सुनैना जी, आपकी लड़की ने ये कैसा खाना बनाया? सब्जी में मसाले कम हैं, नमक और मिर्च ज्यादा है और ये पकी भी कम है। अरे सतीश जी, आपकी बेटी को तो खाना बनाना नहीं आता। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमें 2 वक्त का खाना बनाकर भी ना दे सके। हम ये रिश्ता कैंसिल करते हैं। अब गुस्से में वो दोनों अपने बेटे अतुल को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, अरे सुनैना बहू, मैंने तुम्हें समझाया था कि अच्छा खाना बनाना, लेकिन तुमने तो हमेशा की तरह गड़बड़ कर दी। और उसके अलावा भी तुमने एक और गड़बड़ कर दी, जो तुमने अपने हाथ का बना खाना काव्या का बता दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन जेठानी जी ने मेरी सुनी ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैं अकेली थोड़ी ही हूँ इस घर में जो खाना बनाऊं। ननद जी भी तो है, लड़के वाले उन्हें देखने आए थे, उन्हें खाना बनाना चाहिए था, मुझे नहीं। मैंने तो इस घर की इज्जत बचाने की कोशिश की, फिर भी आप सब मुझे ही बोल रहे हैं। गलती तुम्हारी है तो तुम्हें ही बोलेंगे ना बड़ी बहू। जो कोशिश करता है हमेशा उसी की गलती होती। मैं हर बार देवरानी जी की तरह बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करती, नहीं तो मैं भी आप सबकी लाडली होती। ऐसे में तो बात बढ़ जाएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, अब तो जेठानी जी से गलती हो गई तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने आप सबके लिए एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया, वहाँ खाना खाते खाते जेठानी जी को जितना डांटना है डांट लेना। अब आरती सब लोगों को रेस्टोरेंट लेकर पहुंच जाती है। सभी टेबल के आसपास रखी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। मेरी पत्नी कितनी समझदार है,
कितना ख्याल रखती है हम सबका। वो हर बार हमें भूखा रहने से बचा लेती है और आज बात बिगड़ने से भी बचा ली इसने। हर किसी की किस्मत तुम्हारी जैसी तो नहीं होती नाराज। मुझे 2 बहुएं मिली और दोनों में से एक को तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हमें पेट भर खाना खिलाती है और दूसरी जो खाना बनाती है उसके बनाए खाने से हम सब भूखे ही रह जाते हैं। हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हो। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वेटर तवा सब्जी, तंदूरी रोटी, दाल फ्राई, जीरा राइस और सलाद ले आता है। अब सभी खाना खाने के बाद, अरे हम सब जितनी बार आरती तुम्हारा बाहर का खाना खाते हैं उतनी बार सिर्फ एक ही बात मुंह से निकलती है, जिठानी के घर के खाने से अच्छा देवरानी के बाहर का खाना होता है। एक बार देवरानी जी को घर में खाना बनाने दो, आप सबकी सोच न बदल जाए तो कहना। रेस्टोरेंट में खाना खाकर वो सभी घर वापस लौट आते हैं। अपने कमरे में पहुंचते ही चंद्रकला जी अलमारी से डायरी और पेन निकालकर, इस महीने की शुरुआत में ही 4000 रुपए खर्च हो गए। 1000 फिजूल की सब्जियों में और 3000 बाहर के खाने में। बाथरूम से बाहर निकलकर टॉवल से मुंह पोंछते हुए सतीश जी, तुम ये क्या गुणा भाग कर रही हो भाग्यवान। जब से दोनों बहुओं ने किचन संभाला तब से घर का बजट बिगड़ गया। अब मैं क्या करूं? छोटी बेटी की शादी भी करनी है, बचत कैसे होगी? मैं बहुत परेशान हूं। अरे भाग्यवान तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। हमारी बहुएं समय रहते सब समझ जाएगी। ज्यादा चिंता करने से कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। चंद्रकला जी बेड पर लेट तो जाती हैं, लेकिन चिंता की वजह से उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती। अगले दिन दोपहर का खाना एक बार फिर से उनकी बड़ी बहू ही बनाती है और डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है। चंद्रकला जी जैसे ही दाल चावल का पहला बाइट लेती हैं, वैसे ही दांतों के बीच कंकड़ फंस जाता है। बड़ी बहू, चावल पकाने से पहले कंकड़ पत्थर अच्छे से साफ कर लिया करो। मम्मी जी, इस बार चावल पकाने से पहले मैंने अच्छे से साफ किए थे, लेकिन सफेद कंकड़ दिखाई ही नहीं दिए। आप रोटी और सब्जी खा लीजिए। नहीं बड़ी बहू, अब मुझे भूख नहीं है। मम्मी जी, मुझे पता है आपको मेरा ऑर्डर किया बाहर का खाना खाना है। नहीं बहू, सच में आज कुछ भी खाने का मन नहीं है। वो तो मैं बड़ी बहू को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं दाल चावल खा रही थी। क्या बात है मम्मी, आप आज खाना क्यों नहीं खा रही हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार बुखार सा लग रहा है। चंद्रकला जी का हाथ पकड़कर सतीश जी, अरे बुखार लग तो रहा है। मम्मी जी की तबीयत तो खराब होगी ही। मम्मी जी, जेठानी जी के हाथ का बना इतना घटिया खाना जो खाती है। मम्मी जी, आप मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आपके लिए बाहर से खिचड़ी मंगवा देती हूँ। मम्मी जी की तबीयत मेरे हाथ का घर का बना खाना खाकर खराब नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारा बाहर का खाना खाकर हुई है देवरानी जी। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो और मुझे कुछ भी नहीं खाना। चलो मम्मी, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के डॉक्टर इलाज के नाम पर लूटते हैं। डॉक्टर गैर जरूरी जांचें करवाएगा, फालतू में पैसा खर्चा होगा। लेकिन मम्मी, इलाज तो करवाना होगा ना। तू मेरे लिए मेडिकल से बुखार की दवाई ला दे, वो खाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, अपने कमरे में थोड़ा आराम करूंगी। इतना बोलकर चंद्रकला जी अपने कमरे में चली जाती हैं। उस दिन चंद्रकला जी अपने कमरे में ही रहती हैं। रात में उनकी बहू उनके लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें कमरे में ही दे आती है। तभी खिचड़ी खाकर चंद्रकला जी, बड़ी बहू, काश मेरी तबीयत हमेशा ही खराब रहे। ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी जी? बड़ी बहू, तुम्हारे बनाए खाने का स्वाद ही पता नहीं चलेगा ना। क्या मम्मी जी, आप भी ना, आप बीमार हैं लेकिन मेरे बनाए खाने की बुराई करना बंद नहीं करेंगी। अपनी सास को खाना खिलाकर सुनैना अपने कमरे में चली जाती है। रात के 12 बजे तक भी चंद्रकला जी को चिंता की वजह से नींद नहीं आती। बेड पर लेटी वो करवटें बदलती रहती हैं। चंद्रकला जी को चिंता की वजह से घबराहट, बेचैनी होने लगती है, जिस वजह से ताजी हवा लेने वो गार्डन में टहलने चली जाती हैं। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। चिंता की वजह से सुनैना को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी अपने कमरे में बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। मैं इतना करती हूँ, पूरा किचन संभालती हूँ और फिर भी सब मुझे ही बोलते रहते हैं। खाना जल जाता है तो मैं क्या करूँ? जानबूझकर तो जलाती नहीं हूँ, मेरी हेल्प करवाने वाला भी तो कोई नहीं है। सोचती हुई सुनैना बेड से उठकर गार्डन की तरफ जाती है। उसके गार्डन पहुंचने से पहले ही सुनैना जी के पास सतीश जी पहुंच जाते हैं। अपने सास ससुर को गार्डन में टहलता देखकर वो वापस अपने कमरे में आने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो उन दोनों की बातें सुनकर रुक जाती हैं। चंद्रकला, कमरे में चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा देर तक जागोगी तो और बीमार हो जाओगी। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे चिंता हो रही है। किस बात की चिंता चंद्रकला? बेटी की शादी करनी है, बचत भी नहीं हो रही। हमारी बहुओं को कब समझ में आएगा कि खाना बर्बाद ना करें। बड़ी बहू से खाना अच्छा नहीं बनता और छोटी बहू को खाना बनाना ही नहीं आता। वो हर बार बाहर से खाना मंगवाती है। अब पेट तो भरना होगा ना। बड़ी बहू का घर का खाना अच्छा नहीं होता तो छोटी बहू मजबूरन बाहर का अच्छा खाना मंगवाती है।
लेकिन बाहर से खाना मंगवाना जरूरी तो नहीं है, इससे पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। छोटी बहू खाना बनाना सीख भी तो सकती है। बात तो तुम सही कह रही हो चंद्रकला। मैं अब बचत कैसे करूं? हमारा कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं जो हम हर रोज बाहर का खाना खा सके। ये बात ना जाने कब हमारी दोनों बहुओं को समझ आएगी। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है चंद्रकला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी दोनों बहुएं भी तो हमारी बेटियों की तरह ही है। तुम देखना, जैसे हम ये बात समझ गए हैं, एक दिन वो भी दोनों समझ जाएंगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। अरे वो दिन बहुत जल्द आएगा चंद्रकला, लेकिन अभी तुम चलकर सो जाओ, नहीं तो वो दिन आने से पहले तुम्हारा आखिरी दिन जरूर आ जाएगा। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। चंद्रकला जी को सतीश जी अपने साथ रूम में ले जाते हैं। सुनैना अपने सास ससुर की पूरी बात सुनकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह सुनैना गार्डन में लगे तुलसी के पौधे में पानी डाल रही अपनी देवरानी के पास जाकर रात में सुनी सारी बात बताकर, देवरानी जी, हमारे सास ससुर बहुत अच्छे। वो हमारी हर छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम हमेशा लापरवाह रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हो जेठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं हर बार बाहर से खाना मंगवाती हूँ, कितना नुकसान होता है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई रोका टोकी नहीं की। अब तक उन्होंने हमारा ख्याल रखा, अब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की। मुझे तो लगता है कि बचत करने के लिए ही हमारी सास अपना इलाज नहीं करवा रही है। जेठानी जी, मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अच्छे से खाना बनाना सीख ही लेते हैं। मैं भी खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? तभी फोन हाथ में लेकर सुनैना, देवरानी जी, जिस फोन से बाहर का खाना मंगाया जा सकता है, उसी फोन से खाना बनाना भी सीखा जा सकता है। समझ गई जेठानी जी, अब यूट्यूब से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाना सीखेंगी। सुनैना अपनी देवरानी को किचन में ले जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी यूट्यूब वीडियोस देखकर उपमा बनाकर हॉल में बैठे अपने पति, सास, ससुर और नंद को सर्व करती हैं। तभी उपमा की खुशबू सुनकर चंद्रकला, आज पहली बार तुम्हारी बनाई किसी डिश से अच्छी खुशबू आ रही है बड़ी बहू। खुशबू तो आएगी ही मम्मी जी, आज पहली बार दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर जो खाना बनाया है। हाँ, अच्छा, फिर तो स्वाद भी अच्छा ही होगा। अब एक एक चम्मच खाने के बाद दीपक, ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा है और ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ, खाने लायक है, ये उपमा खा सकते हैं। अरे लेकिन आज तो नदी के किनारे दोनों एक कैसे हो गए? तभी सुनैना रात की बात उन सबसे बताकर, हम देवरानी जेठानी कब तक गलती करती रहेंगी और कब तक आप सब हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी आप सबके लिए कुछ करें। जेठानी जी सही कह रही है, आखिर कब तक मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती रहूंगी? अब मुझे तो खाना बनाना सीखना होगा ना। अब दोपहर में भी हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कुछ अच्छा बनाकर खिलाएंगे आप सबको। अब हम जाते हैं, अभी हमें बहुत कुछ बनाना सीखना है। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी किचन में चली जाती हैं। उपमा का नाश्ता करके दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। दोपहर के समय दोनों देवरानी जेठानी किचन में यूट्यूब वीडियो से देखकर दाल चावल बनाकर डाइनिंग हॉल में अपने सास ससुर और नंद को सर्व करती हैं। दाल चावल खाकर चंद्रकला, बहुआ, तुम तो बहुत जल्दी खाना बनाना सीख गई हो। स्वाद से लगता ही नहीं कि तुम दोनों ने साथ मिलकर ये दाल चावल बनाया है। अरे ऐसा लगता है जैसे देवरानी ने बाहर से ही मंगवाया है और जेठानी के साथ मिलकर परोस दिया है। नहीं पापा जी, हम दोनों देवरानी और जेठानी ने मिलकर घर में ही दाल चावल बनाया है। वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ बहू। काव्या बेटी, अब तू भी अपनी भाभीियों की तरह खाना बनाना सीख ले, नहीं तो तेरे ससुराल में भी तेरी बड़ी भाभी के घर के खाने से अच्छा तेरी छोटी भाभी की तरह बाहर का खाना ही पसंद करेंगे। तभी सब हंसने लगते हैं। मेरी दोनों भाभीियों ने खाना बनाना सीख लिया है तो मैं भी सीख ही जाऊंगी।